हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। आप कैसे हैं? एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। ठीक है, देखते हैं आज किस में है कितना दम, एकदम संपूर्ण विश्लेषण के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, शायद हो सकता है आप लोगों को प्रश्न पता हो, यदि नहीं पता हो तो ये प्रश्न आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या हो सकता है? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा। ठीक है, बताएं दोस्तों। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोगों ने एकदम से सही दिया है। कुछ का गलत आ रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या राइट आंसर। जो राजेंद्र सिंह हैं उन्हें जल संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और राजेंद्र सिंह के लिए क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखें, जल पुरुष क्या कहा जाता है? तो जल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब वनों की बात आती है तो वनों का संरक्षण किसने किया था? उत्तराखंड में। याद आया कुछ? कौन था दोस्तों? कमेंट कीजिएगा जल्दी, सभी भाई बहन, आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए। जी हाँ, चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है कि इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जल पुरुष अवार्ड, मैंने बताया आपके लिए कि इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। और इनके लिए एक पुरस्कार और मिला था, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार। तो ये 3-4 प्रश्न आप इनके ध्यान रखेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको दिया गया था, तो आप कहोगे राजेंद्र सिंह को। ठीक है, और जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह के लिए। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी राजेंद्र सिंह को दिया गया था। तो ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके आज कवर होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? बड़ा कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। मैंने कहा ना कि आज देखते हैं किसमें कितना दम है, एकदम से जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बताएं। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मेथेन। बताएं, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जी हाँ, कुछ का गलत आर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला ना कि आप टेंशन मत लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि मवेशी, घरेलू मवेशी और भेड़ जो हैं वो आपके मेथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। किसका? मेथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो भेड़ है या फिर आपकी गाय है, भैंस है, ये क्या करते हैं? जुगली करते हैं, जुगली करते हैं। आपने देखा ना, कुछ खाने के बाद में ये मुंह को चलाते रहते हैं। तो जब ये चलाते हैं ना तो इनके मुंह से एक गैस निकलती है, उसका नाम है मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पशु पक्षी, मतलब जो पशु होते हैं, घरेलू जानवर, वो जुगली करते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तब भी आप कहोगे मेथेन गैस। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपके कवर कर रहा हूं। ठीक है, जी हाँ, इस प्रश्न को बताना है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को बताएंगे। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या हैं? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन होता है या फिर वायु प्रदूषित हो जाती है। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन एकदम से सही है दोस्तों? ये आपको बताना है। केवल पहला, पहला दूसरा तीसरा या फिर चारों सही हैं? बताओ दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? जी हाँ, तो यहाँ पर तो आप उपर्युक्त सभी वाला लगा सकते हो। उपर्युक्त सभी का मतलब ये है, यहाँ पर आपको चारों दिख रहे हैं तो उपर्युक्त सभी हो गया, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हमेशा पहले पढ़ना है प्रश्न को, उसके बाद करना है। तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, अगर पेड़ों को आप काट दोगे तो जो वन में जीव जंतु होते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके आवास का विनाश हो गया ना, ये एकदम से सही है। जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो जल चक्रण है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपका वनों पर निर्भर करता है, तो ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, मृदा अपरदन बिल्कुल सही। वनों के कटान से क्या होगा? मृदा अपरदन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट है वायु प्रदूषित हो जाती है। अरे भाई एक बात बताइए, वनों के कटने से वायु प्रदूषित होगी? तो बिल्कुल होगी दोस्तों,
क्योंकि जब वन कटेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वाला भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर ध्यान रखिए, आपको जो दिख रहा है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, समझ रहे ना। अगर आपको धोखे से दिखता भी है तो उसको आप लगाइए मत, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर बात करेंगे इस प्रश्न की, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। दोस्तों ये आपको बताना है, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। बताइए, कंफ्यूजन से भरा हुआ प्रश्न, बताएंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत अच्छा, मैंने बोल दिया है आपसे स्टार्टिंग में ही, किसमें कितना है दम, आज कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बताएं। जी हाँ, तो यहां पर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, आपका पारिस्थितिक संतुलन तो नहीं होगा, खाद्य स्तर भी नहीं होगा, अब आपका होता है जैव सांद्रण और जैव अपघटन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई जो मात्रा होती है वो आपकी जैव सांद्रण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है। बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। जी हाँ, बताएं। तो यहां पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, जहां पर केदारनाथ की बात आ गई, ठीक है, केदारनाथ, तो आप सभी लोग जानते हैं केदारनाथ कहाँ है, तो आप जानते हैं उत्तराखंड में है। तो ये आपका अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में होना चाहिए, ठीक है, यूके में होना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि केदारनाथ अभ्यारण्य आपका कहाँ है, तो आपका वो यूके में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया दोस्तों कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखोगे कस्तूरी मृग के लिए। कौन सा, कस्तूरी मृग के लिए केदारनाथ अभ्यारण्य पाया जाता है। और कस्तूरी मृग होता क्या है, ये भी एक आपका हिरन होता है, मृग होता है, लेकिन उसकी नाभि में क्या होता है, कस्तूरी पाई जाती है, और कस्तूरी बहुत ज़्यादा खुशबू देने वाली वस्तु होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड के कहाँ है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। ये 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को कराने का जो मेरा मेन मोटिव है वो है आपको बहुत सारे प्रश्नों को कवर कराना। ठीक है, तो आपको बताना है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, दोमट मिट्टी में, लाल मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, या फिर लैटेराइट मिट्टी में। जी हाँ, बताना है किस मृदा में, मृदा का मतलब क्या होता है, मृदा को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। जी हाँ, आप तो कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता काली मिट्टी में होती है, लेकिन काली मिट्टी तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए आपका लाल मिट्टी में सबसे कम होती है। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता लाल मिट्टी में सबसे कम होती है, लैटेराइट मिट्टी नहीं होती, दोमट नहीं होती, यानी कि चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी की अगर मैंने बात की थी, इसे क्या कहते हैं, कपास की मिट्टी कहा जाए तो काली मिट्टी को, रेंगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। और ज्वालामुखी जब फटता है तब भी आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र इन राज्यों में पाई जाती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको विश्लेषण एकदम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे चिकनी मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन यह आ जाता है कि चिकनी मिट्टी के कणों का आकार कितना होता है, तो आप याद रखोगे 0.002 माइक्रोन। ठीक है, क्या है ये, माइक्रोन है, ये इसको काट देंगे, ये माइक्रोन होगा। ठीक है, 0.002 माइक्रोन ये क्या है, से कम होती है, इससे भी कम होती है। समझ लीजिए कितना छोटा आकार होता है। ठीक है, ये किस रंग की होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, तो आपको भूरे रंग की होती है। ठीक है, और ये आपकी नदियों के किनारे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, हालांकि और कहीं भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में आपको नदियों के किनारे को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं आपके लिए, एक एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, यदि ये सब आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए यदि आपको नहीं पता है, और हालांकि ये प्रश्न सभी को पता होगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे है। ठीक है, बताना है प्रोफेसर बीरबल साहनी, एम एस स्वामीनाथन,
MOP आयंगर या फिर डॉक्टर वी कुरियन को? तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? जी हाँ, बताइए, बताएं दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप कहोगे डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर आपका क्या कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, और इन्हीं के नाम के ऊपर कृषि के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है जिसे कहते हैं बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, और ये भारत में हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कब आई थी? तो आप कहोगे आपका 1966 के दशक में आपकी ये आई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विश्व में कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हरित क्रांति आई थी तो इसके अंतर्गत कौन सा एक गेहूं का प्रकार आया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गेहूं का जो प्रकार था उसका नाम था C57। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा विकास हुआ था इसमें जो अनाज थे, यानी कि गेहूं, धान, बाजरा, इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, बाकी और फसलों पर प्रभाव नहीं पड़ा। और इससे सबसे ज्यादा विकसित हुए पंजाब, हरियाणा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी क्रांति आई। और यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है। ठीक है, जा मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि यहां पे था आपका हरित क्रांति। अगर आ जाए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक पूछे जाएं तो आप कहोगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक थे। और श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित थी? तो आप कहोगे श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। तो वर्गीज कुरियन इसके कौन थे? स्थापक थे। और दोस्तों वर्गीज कुरियन की एक कंपनी है जिसका आप दिन भर खाते हो। क्या खाते हो? अमूल का दूध पीते हो, अमूल का दही खाते हो, अमूल का मट्ठा खाते हो। तो अमूल जो कंपनी है वो आपकी वर्गीज कुरियन की है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बर्फों पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? आर्कटिक टर्न, हमिंगबर्ड, एलन स्ट्रॉक या फिर पेंगुइन? तो बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इस प्रश्न के लिए कर पाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो प्रश्न के लिए कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सही दोस्तों। आपका बर्फ पे अंडे देने वाला जो पक्षी होता है वो आपका होता है पेंगुइन। कौन? पेंगुइन आपका बर्फ पे अंडे देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो पेंगुइन क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पक्षी बताइए जो उड़ नहीं सकता। तो ध्यान रखेंगे, पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेंगुइन नहीं उड़ पाता है और ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है, जहां बर्फ रहता है। और अंटार्कटिका में क्या होता है? आपके 12 महीने दोस्तों बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। ठीक है, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, वहां पर बर्फ ही बर्फ रहती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक चीज आपको याद रखनी है कि नर पेंगुइन, जो नर पेंगुइन होता है वो क्या करता है? अंडों की देखभाल करता है, हमेशा मादा नहीं करती। ध्यान रखेंगे, पेंगुइन की जब बात आएगी तो मादा नहीं करती है अंडों की देखभाल। कौन करता है? नर पेंगुइन करता है। ठीक है, और ये अपना आधा जीवन लगभग धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना आधा जीवन तो समुद्र में बिताता है, यानी कि जमीन पर, और आधा जीवन आपका महासागर में बिताता है। तो आपको बताना है कौन हो जाएगा? पेंगुइन हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मनु वर्मा सर से। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नहीं पता तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, बताना है टुंड्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज, बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? जी हाँ, बताइए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, आपका जो टुंड्रा प्रदेश होता है, तो टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, और वहां पे क्या बोला जाता है? आर्कटिक मरुस्थल आपका टुंड्रा प्रदेश का दूसरा नाम है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज के।
यहाँ पर बात करेंगे मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवों का। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ बताएं। मीजोजोइक युग निम्न में से किस प्राणियों का युग माना जाता है। मीजोजोइक की बात हो रही है। जी हाँ बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आपके मीजोजोइक जो युग था वो आपका सरीसृप जीवों, ठीक है, सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। सरीसृप कौन से होते हैं तो आप ध्यान रखें, रेप्टाइल्स। कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स, जो आपके रेंग कर चलते हैं, जैसे आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, एनवायरमेंट का बहुत अच्छा प्रश्न है कि चेरनोबिल की दुर्घटना किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये बताइए चेरनोबिल आपका कहाँ स्थित है, ये आपकी दुर्घटना कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए, तो आपकी यूक्रेन में हुई थी। ठीक है, यूक्रेन में आपकी चेरनोबिल की दुर्घटना हुई थी। और ये आपकी किसके कारण हुई थी तो ध्यान रखेंगे आपका भूस्खलन नहीं, महामारी नहीं, परमाणु परीक्षण के द्वारा भी नहीं हुई थी, नाभिकीय दुर्घटना थी। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना थी और ये विश्व की सबसे बड़ी नाभिकीय दुर्घटना मानी जाती है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी हुई कब थी। तो आप ध्यान रखें यूक्रेन में 26 अप्रैल 1886 को चेरनोबिल की घटना हुई थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। ये मैंने आपको बता दिया कि यह परमाणु दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी हादसा माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कि यहां पर जो आपके इंडिया में एक दुर्घटना हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जिसे बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बता दीजिए दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जो गैस थी, ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी, ये बता दीजिए आप। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट कर दीजिए एक बार कि कौन सी गैस के कारण ये दुर्घटना हुई थी। जी हाँ बताएं, भोपाल में। जी हाँ बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग एकदम से सही दे रहे हैं। कौन सी थी? एमआईसी थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किस कंपनी की थी। ठीक है, ये मतलब किस कंपनी के द्वारा ये रिसाव हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान के यूनियन कार्बाइड, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उससे रिसाव हुआ था इस गैस का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है दोस्तों। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 20। तो बताएं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। जी हाँ बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, आप सभी लोग एकदम से सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अनुसार भारतीय संविधान जो है वो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। एकदम से सही हो जाएगा। अब ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो ओजोन होता है, तो ओजोन से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो उत्तर है वो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ओजोन परत है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत किस में स्थित है तो आपको ये पता होना चाहिए। और ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम आपके लिए करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये कोई चैनल नहीं है, ये आपका परिवार है। और परिवार पे आपको एकदम से बढ़िया चीज कराई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को बताना है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक या फिर अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या फिर पारंपरिक अनवीनीकृत। ठीक है, तो यहां पर बताइए भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं, वरना आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जी हाँ बताएं कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिए कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों भूतापीय ऊर्जा की, ठीक है, तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, तो भूतापीय भू में इसका होता है जमीन, ठीक है, ताप में इसका होता है तापमान, ठीक है, तो भूमि का जो तापमान है उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या आप कहोगे बढ़ती रहती है या कम हो जाती है, तो आप कहोगे ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली, ठीक है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। और जो चीजें दोस्तों कभी नष्ट नहीं होती वो आपकी अपरंपरागत कहलाती हैं। क्या अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जैसे आपका भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये आपकी क्या है भूतापीय ऊर्जा है। और दोस्तों भूतापीय ऊर्जा को और क्या कहा जाता है, तो नवीनीकृत ऊर्जा, ठीक है, यानी कि ये नई नई बनती रहती है, ठीक है, खर्च नहीं होगी, समझ रहे हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपारंपरिक और नवीनीकृत ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा संसाधन को ही कहा जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, एक बार यूज करने के बाद नष्ट हो जाती हैं, जैसे आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये और आपका गैस है एलपीजी, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी पारंपरिक क्या होंगी, पारंपरिक और अनवीनीकृत है, ठीक है। अगर यहां पर दिया जाता कि मान लीजिए एलपीजी गैस, ठीक है, एलपीजी गैस किस प्रकार का संसाधन, तो आप क्या लगाते, ये लगा देते पारंपरिक एवं अनवीनीकृत, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको कराना बहुत जरूरी था। और यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में, बिजली बनाने में भी किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है, तातापानी झारखंड में है और खम्मम आपका तेलंगाना में है, ये आपके भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई बताइए मणिकरण कहाँ स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पूगा घाटी कहाँ है, तो आपका लद्दाख में है, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी आपका झारखंड में है और आपका खम्मम तेलंगाना में है। तो बताइए इतने सारे प्रश्न आपके लिए कराए जा रहे हैं और आपको अच्छा तो लगना चाहिए, ठीक है, मेरी इतनी मेहनत है तो आपको अच्छा तो लगना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। जी हाँ, बताएं। कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में आप, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है दोस्तों महत्वपूर्ण, ठीक है, बताना है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट ये है एक छोटी सी, कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाना है तो सबसे पहले तो ये काम करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। उससे क्या होगा कि हमारी जब भी लाइव क्लास आएगी तो आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप उसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तो आप सभी लोग जानते हैं मानव समुदाय हमारे आसपास बिल्कुल पाया जाता है, यानी कि आसानी से उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। क्यों भाई, आपके पड़ोस में रहते हैं, क्या वो मूर्ख होते हैं? नहीं होते ना, समझदार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, यानी कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ के गलत हो गए दोस्तों, तभी मैं आपसे कह रहा था कि ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, बताइए कितना दम है आप में, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस बस इतने थे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जरूर यहाँ पर आपको दिखे होंगे, कितने थे, तो यहाँ पर 15 थे, ठीक है, 15 थे। लेकिन आपने देखा होगा कि 15 से कम दोस्तों, कम से कम अगर आपने देखे होंगे तो 45 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक है, 45 क्वेश्चंस करा दिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त सेशन है दोस्तों। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। और दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।